नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो न्यूज पंच, जहां हम सत्य और तथ्य की पड़ताल के साथ तमाम खबरों को करते हैं आपके साथ साझा। हमारी कोशिश रहती है कि ग्राउंड जीरो पर जुड़े तमाम हमारे रिपोर्टर्स और पल पल की अपडेट्स भी करें आपके साथ साझा इसी मंच के साथ। तो आइए सबसे पहले हमेशा की तरह रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो बात करेंगे कि किस तरह द्रविड़ियन पोंगल पर बुरे फंसे हैं स्टालिन। फिर एक बार विवादास्पद बोल और इसी वजह से बीजेपी और एआईएडीएमके ने उनके खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को लेकर। आखिरकार एक बार फिर ईडी की जांच की आज थोड़ी तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या करें, बात घोटाले की जो है इस पर भी होगी विस्तार से बात। फिर बात मिडिल ईस्ट के उस देश ईरान की, जहां खमनई वर्सेस खातून यानी कि कैसे सुलग रहा है ईरान और अब इसी में उलझ गया है अमेरिका और रूस। इस पर करेंगे चर्चा विस्तार के साथ। लेकिन शुरुआत यहां होने वाली है, हम करेंगे तमिलनाडु से। हम सभी जानते हैं कि आज पोंगल है, मकर संक्रांति है, बिहू है, लेकिन तमिलनाडु में कुछ और ही सियासत चल रही है। आखिरकार तमिलनाडु में मकर संक्रांति बनाम पोंगल पर अब सियासी बहस छिड़ गई। राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने द्रविड़ियन पोंगल कहकर एक नए विवाद को जन्म दे डाला। सीएम स्टालिन के बयान को लेकर बीजेपी के साथ साथ अब एआईएडीएमके ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत यही कहते हैं हम, लेकिन पोंगल पर अब सियासी रंग चढ़ा है। अपने इसी बयान को लेकर बुरे फंसे हैं स्टालिन, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया। हालांकि ये उनके लिए कुछ नया नहीं है, इस पर भी आगे बात करेंगे। और धार्मिक आस्था से खिलवाड़ की बात की जा रही है। तो आइए अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए इस पूरी खबर का बैकग्राउंडर आपको समझाते हैं। तो पोंगल को द्रविड़ियन संस्कृति से जोड़ने के इस बयान पर बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं स्टालिन। पोंगल धर्म से परे तमिल संस्कृति का हिस्सा है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही पोंगल सिर्फ तमिल संस्कृति का ही प्रतीक है, यह उनका मानना है। पोंगल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक त्योहार। ये तमाम वो केंद्र बिंदु पॉइंटर्स हैं जो स्टालिन ने अपने बयान में कहे। साथ ही पोंगल को धार्मिक पहचान से मुक्त रखा जाए और पोंगल को सिर्फ तमिल संस्कृति से जोड़ा जाए, यानी कि वो उससे जुड़ा हुआ है। वहीं किस तरह से अब जो बयानबाजी, जो विवादास्पद बोल कहे हैं स्टालिन ने, अब डीएमके के खिलाफ बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब बीजेपी क्या कह रही है आपको वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि पोंगल को हिंदू पहचान से हटाने की कोशिश स्टालिन कर रहे हैं और स्टालिन पोंगल के धार्मिक पहलू पर जोर दे रहे हैं। साथ ही एआईएडीएमके की अगर बात की जाए तो परंपराओं से खिलवाड़ ना करे स्टालिन और त्योहारों का जो मूल रूप का तत्व है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अब इस पर, क्योंकि जब आपने विवादास्पद बोल कहे, चारों तरफ कहीं ना कहीं इस पर अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब इस पर डीएमके सफाई दे रही है। आपको वो भी बताते हैं कि आखिरकार डीएमके किस तरह से अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। तो डीएमके ने अपनी सफाई में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम रखा गया था जहां ये बात हुई। आम नागरिकों के लिए प्रोग्राम था ही नहीं, लेकिन आप आम नागरिकों का ही तो जन प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं स्टालिन सरकार ने इस तरह से कहा गया कि भाई वहां पर रेवड़ी बांटी गई, यानी कि किस तरह से राशन कार्ड धारकों को मदद की गई और 3000 से ज्यादा आर्थिक जो रुपए है उसकी सहायता का ऐलान किया गया, यानी कि ये कार्यक्रम था और वहां पर ये बात हुई। चलिए, लेकिन डीएमके की अगर बात की जाए तो इस तरह के विवादास्पद बयानों से डीएमके का बहुत पुराना नाता है। अब हुआ ये कि सितंबर 2023 पर आपको लिए चलते हैं, जहां उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल ये थे, जहां उन्होंने सनातन धर्म के खात्मे की बात की। फरवरी 2025 पर आते हैं, जहां लैंग्वेज वॉर के लिए वो तैयार हैं, ऐसा उन्होंने एक संबोधन में एक मंच के माध्यम से कहा था। मार्च 2025 तो हालिया मामला था, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जब बात हुई तो 2020 पर उन्होंने ये कहा कि कैसे 3 भाषा फॉर्मूला की बात उन्होंने यहां पर की। तो उस लिहाज से कैसे लगातार सनातन धर्म के विरोध के जो उनकी बयानबाजी है वो लगातार सामने आती रही। उनके कई ऐसे बिगड़े बोल हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अहम रूप से दृष्टव्य करते हैं कि वो किस तरह से
चलिए तो आइए आपको दिखाते हैं आईएनएसवी के जो तमाम नए दृश्य हम आपसे साझा करते हैं ओमान से। आइए आपको सीधे दिखाते हैं अब वो। तो आईएनएसवी की अगर हम बात करें तो ये ताज़ा दृश्य हैं जो ओमान से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कौन दुनिया, और ये भारत की आत्मनिर्भर होती हुई ताकत उसका एक सशक्त उदाहरण है जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि किस तरह से भारत की जो सैन्य शक्ति है, खास तौर पर अगर हम नेवल ताकत की बात करें, उसको मजबूती देने के लिए हम लगातार रक्षा क्षेत्र में उन्नत तकनीक के साथ मेक इन इंडिया के इस सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इन तस्वीरों के माध्यम से रक्षा प्रणाली एक और नया स्तर हासिल करती हुई मस्कट ओमान से ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अहम बात यहां पर यह है कि जिस विकसित भारत 2047 की हम लगातार बात करते हैं, उसे हासिल करने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत के लिए बेहद जरूरी है। और उस लिहाज से ये तस्वीर उसी सशक्त होते हुए भारत की बहुत अहम तस्वीर है। आईएनएसवी कौन दुनिया की अगर बात की जाए तो कैसे ये जब कमीशन होगा और इससे सैन्य शक्ति के विस्तारीकरण में, मजबूती में और ज्यादा अहमियत हासिल हम कर पाएंगे। क्योंकि हम जब तीनों स्तरों की बात करते हैं, चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, ऐसे में भारत की रक्षा नीति और भारत का रक्षा क्षेत्र लगातार अपने आप को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां हम इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कई स्तरों को पार करते हुए नजर आए, क्योंकि R&D से जुड़ी हुई तमाम कई बाधाओं को दूर किया गया। ज्यादा प्रोक्योरमेंट जो है वो भारतीय साजो सामान से इन्हें बनाया जाए, उसमें कई बाधाओं से हमने पार पाई। और ये इस बात का परिचायक है कि कैसे भारत की रक्षक शक्ति जो है वो हर वैश्विक पटल पर अपने निशान को छोड़ती जा रही है। और ये उस उदय होते हुए भारत की तस्वीर है जहां रक्षा क्षेत्र में हम लगातार आत्मनिर्भर हो रहे हैं। एक वक्त वो भी था कि हमारी निर्भरता साजो सामान, तकनीक, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक हिचक हमेशा से देशों में रही है, खास तौर पर जब डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात करते हैं। उस लिहाज से जब आज हम इस तस्वीर को देख रहे हैं कि कैसे जो भारत की नौसेना की शक्ति है उसमें विस्तारीकरण का काम करेगी ये आईएनएस, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की बात की जाए, जिस डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ऐसे में अगर तमाम जो कलपुर्जे हैं, जिस तरह से इसकी तैयारी की जाती है, वो अपने आप में दर्शाती है जिस मेक इन इंडिया, यानी कि वो कहते हैं ना, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। यहां तक रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अब भारत दुनिया के लिए इस तरह के रक्षा से जुड़े हुए उत्पाद बनाएगा। और कैसे बनाएगा? जब वो अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद ही कमीशन किए हुए तमाम, हम युद्धपोतों की बात करते हैं, हम मिसाइल्स की बात करते हैं, अलग अलग जो रक्षा से जुड़े हुए आयाम है उसमें मजबूती की बात करते हैं, तो भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें मस्कट ओमान के से हम आपके साथ साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये गौरव का पल जब हम आईएनएसवी कौन दुनिया को अपने बेड़े में शामिल करने की बात करते हैं, अपनी नौसेना की शक्ति को और मजबूत करने की बात करते हैं, अपनी नौसेना की शक्ति को और सशक्त करने की बात करते हैं। क्योंकि सामरिक लिहाज से नौसेना कितनी अहम है ये हम जानते हैं। कई ऐसे मिशंस पर इस तरह की जो तमाम युद्धपोत हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं ये हम सभी जानते हैं। और ख़ास तौर पर इनका जो तमाम, अगर हम इनके मेकिंग की बात की जाए कि किस तरह इन्हें बनाया गया है, कैसे रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इसे मेक इन इंडिया से जोड़कर देखा जा रहा है, तो ये एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। कहानी उस मजबूती की, कहानी उस आत्मरक्षा को आगे लेकर चलने की। क्योंकि डिफेंस पर लगातार हमने बजट में भी देखा कि डिफेंस प्रोडक्शन के लिए लगातार बजट के आवंटन को बढ़ाया गया। वो बजट का आवंटन बढ़ाना ये बताता है, ये जताता है, ये प्रतिबद्धता को जतलाता है कि कैसे हम अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, किसी भी युद्ध से जुड़े हुए हथियार को बनाने में या इस तरह की जो
युद्धपोत होते हैं, उन्हें कमीशन करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का बहुत सारे स्तरों से पार पाकर वो हमारे बीच आता है। इस रिसर्च और डेवलपमेंट को बहुत पक्का किया गया, कई स्तरों पर हमने देखा, और उस वैज्ञानिक सोच को इसके साथ जोड़ा गया। अगर हम देखें तो मस्कट ओमान से तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां भारत की नौ सेना की शक्ति को और पंख मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पंख उस उड़ान को और ऊपर लेकर असीम संभावनाओं के आकाश में लेकर जाएंगे, जहां हम रक्षा प्रणाली, रक्षा क्षेत्र को संरक्षित, मजबूत और आत्मनिर्भर करने की बात करते हैं। विकसित भारत 2047 की परिसंकल्पना जो प्रधानमंत्री की है, जिसमें हम यंग लीडर्स के साथ साथ इस सोच को भी जोड़ते हैं कि कैसे डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही साथ डिफेंस रिफॉर्म में हमें आत्मनिर्भर होना है। इसीलिए हमने देखा कि कई ऐसे अलग अलग राज्य जहां पर डिफेंस एक्सपो लगता है, जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम मजबूती देने की बात करते हैं रक्षा क्षेत्र को। और उस लिहाज से आज का ये दिन नेवल शक्ति को, नौसेना को, जब हम कहते हैं कि ये हमारे वो प्रहरी हैं जो जल में भी माँ भारती की रक्षा करते हैं कि कोई भी दुश्मन आंख उठाकर भी मां भारती की तरफ देख ना पाए। तो आज का ये दिन उसी गौरव को समर्पित INSV कॉनोनदी, और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधे तौर पर मस्कट ओमान से, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये बताती हैं भारत के आत्मनिर्भर होती हुई उस कहानी के एक नए अध्याय की। यह अध्याय जो लिखा जा रहा है स्वर्णिम अक्षरों से, क्योंकि यहाँ मेक इन इंडिया, जब हम डिफेंस प्रोडक्शन में आगे बढ़ने की बात करते हैं, उसके लिए, इसीलिए डिफेंस प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिहाज से आज का ये दिन बेहद अहम माना जा रहा है। तो आज का दिन बेहद अहम, जहां रक्षा क्षेत्र की मजबूती के साथ साथ नौसेना के लिए ये गौरवपूर्ण पल हमारे लिए, जहां तो देखा आपने किस तरह से भारत की रक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम, मैकेनिज्म लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो आइए अब आपको लिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की। अब पश्चिम बंगाल की बात जब हम करते हैं तो घोटालों का नाम आना लाजमी है। बात करते हैं आईपैक की, जहां इस छापा मामले में ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी को पार्टी बनाते हुए एक याचिका दाखिल की, जिससे अब सियासत गर्म है। ईडी ने घटना की तुलना किससे कर दी? शारदा घोटाले के दौरान जो जांच हुई उससे की, और अदालत कक्ष के अंदर और बाहर जांच में पैदा जो तमाम बाधाएं हैं उसे अभूतपूर्व बताया है। यानी आईपैक का जो रेड का ये मामला है, इसमें ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हैं। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो अहम बात यहाँ ये रही कि कलकत्ता में हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो ईडी की याचिका है, और ईडी की याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इन गंभीर आरोपों की अगर बात की जाए तो छापेमारी में बाधा, सबूतों से छेड़छाड़, ये तमाम आरोप उसमें हैं, और इसीलिए ममता के खिलाफ सीबीआई की जांच की मांग की गई। लेकिन ईडी ने जिस तरह से इस रेड को किया, अब इसकी टाइमलाइन, बैकग्राउंड यानी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 8 जनवरी को सुबह 6:30 बजे हुआ था क्या। तो आईपैक ऑफिस पर पहली रेड हुई, जहां दस्तावेजों की जांच की गई। 7:30 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे बाद ईडी की जो दूसरी टीम थी, प्रतीक जैन, जो संदिग्ध हैं, उनके घर पहुंची, यानी कि उन पर बहुत सारे। चलिए आपको फिर से ले चलते हैं INVS की तरफ, जहां कैसे हम अपने नौसेना शक्ति को बढ़ाने की बात करते हैं। दिखाते हैं आपको कुछ अहम तस्वीरें फिर से मस्कट ओमान से। तो भारतीय नौसेना की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए
यहाँ पर हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बयां करती हैं खुशी का वो पल कि किस तरह से लगातार भारत इस रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। सेल्फ रिलायंस की जब हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को हम मजबूत करने का जिक्र कर रहे हैं, ये तस्वीरें उसी को साझा करते हुए नज़र आ रही हैं। और नौसेना की मजबूती के लिहाज से ये INSV भारतीय नौसेना की शक्ति को और मजबूत करता हुआ नज़र आएगा आने वाले समय में, आने वाले दशकों में। और यहाँ ये खुशी का पल इसी बात का उदाहरण है कि कैसे रक्षा क्षेत्र में लगातार भारत की ताकत, उसकी शक्ति मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। भारत का अदम्य साहस और शौर्य, जब हम नौसेना को मजबूत करने की बात करते हैं, तकनीक के लिहाज से उन्नत युद्धपोतों का निर्माण, पनडुब्बियों का निर्माण, INSV कौंदुनिया, जहां हम वेलकम कर रहे हैं अराइवल ऑफ INSV कौंदुनिया के बारे में। चलिए वापस जुड़ते हैं अपनी खबर की तरफ। हम आपको टाइमलाइन बता रहे थे कि आखिरकार ये रेड जो ईडी ने डाली वो किस तरह से किया गया। तो पहला जो छापा था वो 6:30 बजे, 7:30 बजे फिर प्रतीक जैन को लेकर लगातार ईडी जो है उनके घर पहुंची। 12 बजे के आसपास उनके घर पहुंची और 12:19 की अगर बात की जाए तो ग्रीन फाइल के साथ ममता बनर्जी बाहर निकली। तस्वीर आप देख रहे हैं और इस ग्रीन फाइल को लेकर बड़ी ही बहादुरी दिखाते वो बाहर निकली और आईपैक ऑफिस पहुंची करीबन 1 बजे बंगाल की सीएम, और 4:22 पर 3.5 घंटे के बाद फाइल्स के साथ वो बाहर आई। अब ऐसा मुख्यमंत्री का वो उनका पद और इतने सम्मानित पद के बाद जिस तरह की गतिविधि को उन्होंने अंजाम दिया, ये कई सवाल खड़े करता है। तो ये सवाल इसलिए भी खड़े करता है कि कैसे ममता बनर्जी जो हैं वो केंद्रीय एजेंसियों को आड़े हाथों लेती हुई नजर आती है, यानी कि कहीं ना कहीं 2-2 हाथ करती हुई नजर आती हैं। 7 साल में 7 बार, यानी 3 फरवरी 2019 में अगर हम जाएं तो पॉन्जी घोटाले में CBI कोलकाता पुलिस में टकराव हुआ। ममता बनर्जी ने इसकी एवज में 45 घंटे का धरना दिया। 17 मई 2021 की अगर बात की जाए तो नारद स्टिंग केस आप याद कीजिए, उसमें CBI ने TMC नेताओं को गिरफ्तार किया। अब इसके लिए ममता बनर्जी ने CBI दफ्तर के बाहर 6 घंटे का धरना किया। 6 सितंबर 2021 कोयला तस्करी का केस, ईडी ने एक्शन किया और अभिषेक बनर्जी से 9 घंटों की पूछताछ की गई। 23 जुलाई 2022 स्कूल भर्ती घोटाले में की मामला जब सामने आया तो ममता के करीबी पार्थ चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया गया। ईडी ने 50 करोड़ नगद और सोना बरामद किया, यानी तमाम साक्ष्य, तमाम सबूत भी ईडी के पास थे। 11 अगस्त 2022 की अगर बात की तो CBI ने पशु तस्करी केस में अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी की, उसका भी बचाव किया ममता बनर्जी ने। तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके साथ 36 का आंकड़ा है ममता बनर्जी का। 27 अक्टूबर 2023 राशन घोटाले में TMC के मंत्री को अरेस्ट किया गया, ईडी ने उसे गिरफ्तार किया। 20 घंटों तक पूछताछ जारी रही और उसके बचाव में भी ममता बनर्जी कूद पड़ी। और हालिया मामला 8 जनवरी 2026 जहां TMC IT सेल हेड पर एक्शन हुआ। प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा हुआ, मौके पर वो पहुंची और फाइल्स लेकर वापस आती हुई नजर आई। ऐसे में किस तरह से अब हमलावर हैं बीजेपी, उस पर कैसे हमला बोल रहे हैं, क्या रिएक्शंस हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने CS को लेकर के, DG को लेकर के, आला पुलिस अधिकारी को लेकर के किस जगह पे एक सेंट्रल एजेंसी का रेड चल रहा है उससे फाइल छीन सकते हैं, वो भी कोल स्कैम का हवाला का। अपने पार्टी का जो अपराधी तकते हैं उसको बचाने के लिए जो मुख्यमंत्री इसी स्तर पर गिर सकती है तो उस मुख्यमंत्री के लिए सेना के बारे में वो ऐसे बोले, ये नया क्या इसका। शौमिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो किया गया है ये अपने आप में जो सम्मानित पद पर वो हैं उसकी
गरिमा को भी कहीं ना कहीं तार तार करता है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की कि आखिरकार मिडल ईस्ट में हो क्या रहा है। ईरान जल रहा है, भाई ट्रंप साहब अपना मेगा प्लान लेकर तैयार हैं। वहाँ रूस ने भी यूएस को अल्टीमेटम दिया। ये तमाम बातें आपको बताएंगे, अभी तो कट शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ। वहीं क्राउन प्रिंस के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर कैसे जो कब्जे का रास्ता है वो साफ हुआ, वो भी आपको बताएंगे। पहली बात, चलते ईरान की तरफ कि आखिरकार विरोध प्रदर्शन को लेकर क्यों ईरान में कोहराम है। आखिरकार आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ईरान इस वक्त जल रहा है। 2000 से ज़्यादा मौतें हैं, 1800 से ज़्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मौत हुई, 135 सरकारी कर्मचारियों की मौत है, हिरासत में करीबन 16,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी लिए गए। खमनई साहब जो इतने सालों से करते आए, अब उसकी खिलाफत वहाँ की खातून कर रही हैं। उनकी आज़ादी पर जिस तरह से विराम लगाया गया, जहाँ उनसे ये उम्मीद की गई को बिल्कुल बांधी बन करें, अब वहाँ पर विरोध के स्वर उठने लगे। आतंकवादी और बाहरी ताकतों को जिम्मेदार माना गया। वहीं यूएस और इजराइल अशांति फैला रहे हैं, ऐसा ईरान का मानना है। और मानव अधिकार समूह HRANA ने भी इस बात की पुष्टि की। लेकिन आखिरकार खमनई करना क्या चाह रहे हैं, वो भी समझते हैं कि आखिरकार खमनई करना क्या चाह रहे हैं। पहले इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन है। लेकिन खमनई ये चाहते हैं कि कोई वकील ना हो, ना कोई दलील हो, सीधा फांसी दे दी जाए। और ईरान में खमनई का ज़बरदस्त विरोध है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अगर हम उनकी माने तो प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी होगी। पिछले हफ्ते प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये कहा गया कि भाई जो प्रदर्शन करे, विरोध की आवाज़ को दबा दिया जाए और विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप की यही सज़ा। ना वकील, ना मुकदमा, ना अपील, ऐसा कोई अफसर नहीं, ताबड़तोड़ फैसला। और वो भी खमनई साहब जैसा कह रहे हैं वैसा होगा। लेकिन विरोध के स्वर अभी भी उठ रहे हैं। परिवार को केवल 10 मिनट मिलने की इजाज़त दी गई। अशांति कम करने के लिए फांसी का इस्तेमाल ट्रंप की खमनई सरकार जो है, उन्होंने दो टूक साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर जब अमेरिका जो भी काम करेगा या जो भी कार्रवाई करेगा उसके लिए तैयार रहे ईरान। अब इसमें ट्रंप का प्लान है क्या? ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि मेरी तरफ से जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं उन्हें खुला समर्थन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने कहा कि ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपनी संस्थानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है। मदद के तरीके का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहीं ना कहीं एक सीक्रेट मीटिंग की अगर बात की जाए, विटकॉफ उनके पुराने जो है हम मान सकते हैं सलाहकार के तौर पर तो काम करते ही आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बहुत विश्वास पात्र हैं। और विटकॉफ ने ही क्राउन प्रिंस के साथ एक सीक्रेट मीटिंग किया। अब इस पूरे मामले में रूस कहीं ना कहीं ठन गया है। अब रूस क्या कह रहा है? रूस का कहना है कि भाई ईरान को लेकर दोनों देश आमने सामने। उन्होंने कहा कि ट्रंप जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, जो फैसले लेते हैं, उनकी वजह से आंतरिक मामलों में तनाव बढ़ गया। इसीलिए रूस ने यूएस को चेतावनी दी कि ये ईरान का आंतरिक मामला है, उनकी आंतरिक राजनीति है, उसमें हस्तक्षेप ना करे, यानी कि उनके फट्टे में टांग ना अड़ाओ और सैन्य कार्रवाई के विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे। अब इसी से कुछ जुड़ा हुआ मामला ये है कि जिस तरह से ट्रंप साहब हर जगह समझते हैं कि जो वो फैसला लेते हैं, जो वो करना चाहते हैं, वो सही है। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड पर कब्जे का रास्ता कैसे साफ है? ट्रंप ने एक्शन प्लान तैयार किया। मोहर लगाने की तैयारी में कौन है? अमेरिकी संसद। सब कुछ वो अपने आप सोच समझ के कर रहे हैं। यूएस सांसद ने संसद में जो विधेयक पेश किया, अब इसमें क्या है? ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट बिल। और ग्रीनलैंड को कब्जे में लेना यूएस का मकसद है और बिल पास होने पर ग्रीनलैंड यूएस का 51वां राज्य बनेगा। कुछ ऐसा ही उन्होंने कनाडा में करने की भी कोशिश की थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ग्रीनलैंड का मानना है कि वो बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रीनलैंड अपने आप से डेनमार्क से जुड़ना चाहता है। आर्कटिक का देश है ग्रीनलैंड। और अहम बात यहां पर यह है कि वो डेनमार्क का जब स्वायत्तता हासिल हुई थी, अभी भी उसकी विदेश नीति जो है वो डेनमार्क के हाथों में है। इसीलिए जब ग्रीनलैंड से पूछा गया तो ग्रीनलैंड ने कहा कि वो अगर अमेरिका और डेनमार्क में से चुनना चाहेंगे तो डेनमार्क को चुनेंगे। और इसका कहीं ना कहीं बहुत सारी विश्वास बहाली डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड को दिलाई है। और आज ही का वो दिन है, 14 जनवरी। आज से 2012 साल पहले
नेपोलियन जब हार गए थे, उस हार की एवज में शामिल हुआ था ग्रीनलैंड डेनमार्क में। चलिए अब खुशियों के साथ हम समाप्त करेंगे हमारा शो न्यूज़ पंच, जहां पर आज कई त्योहार हैं। आज पोंगल है, जहां तमिल नव वर्ष की शुरुआत होती है, आज बिहू भी है और मकर संक्रांति भी है। तो इन तमाम त्योहारों की अगर हम बात करें तो ये आपके जीवन में समृद्धि, खुशियां लेकर आए। आप अपने परिवारजनों के साथ इन त्योहारों का आनंद लें। माँ भारती की तरफ किसानों के प्रति अपनी कृतज्ञता को जरूर व्यक्त करें। और न्यूज़ पंच में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई टॉप लाइंस और मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार।